जब पंडित जी ने मुझसे कहा कि दुल्हन की मांग में सिंदूर भरो, तो मेरे हाथ कांप कर रह गए थे। मैंने सहमी हुई नज़रों से अपने पापा की तरफ देखा था, जो कहर भरी नज़रों से मुझे ही घूर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। मेरी उम्र उस समय सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन मेरी शादी 28 साल की औरत के साथ की जा रही थी। हमारे खानदान का रिवाज था कि हमारे यहाँ बट्टे सट्टे की शादी की जाती थी। कौन कहता है कि बट्टे सट्टे की शादी में नुकसान हमेशा लड़की का होता है, कि उसकी शादी बेजोड़ रिश्ते से कर दी जाती है। जुल्म हम मर्दों के साथ भी होता है, जैसा कि मेरे साथ हो रहा था। मेरी बहन की उम्र लगभग 20 साल की थी और शुभांगी के भाई से मेरी बहन की शादी तय हो चुकी थी। उसके भाई की उम्र 25 साल की थी। बहन की शादी की खातिर मुझे बलि का बकरा बना दिया गया था। मैंने पापा से बहुत इनकार किया कि मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा, तो एक जोरदार थप्पड़ पापा ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे ये शादी नहीं करते। मेरी बहन की शादी तो उसके जोड़ के लड़के के साथ हो रही थी, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था। मैं भला कैसे 28 साल की औरत के साथ शादी कर सकता था, और फिर मेरी उम्र कोई शादी की ना थी। मैं तो अभी सिर्फ 10वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी शादी का भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन मेरी बहन का रिश्ता जिस घर से आया था वो बहुत ही अच्छे खाते पीते लोग थे, और उन लोगों का खानदानी रिवाज था कि हम अपना लड़का तभी देंगे जब हमारी लड़की भी आपके घर में जाएगी। बहुत ही अमीर लोग थे, इसलिए पापा चाहते थे वो रिश्ता हाथ से ना निकले। लेकिन लड़के वालों की ये शर्त थी कि बदले में उनकी लड़की की शादी मुझसे हो जाए। अगर उनकी लड़की की शादी मुझसे ना हुई तो मेरी बहन की शादी भी नहीं हो सकती थी। इसीलिए मेरे पापा ने बिना मुझसे पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं स्कूल से अभी घर वापस आया था कि मेरी माँ ने मोतीचूर का एक लड्डू मेरे मुंह में डाल दिया। बहन के रिश्ते की बात घर में चल रही थी, इसीलिए मुझे लगा बहन का रिश्ता तय हो गया है। मैंने खुशी खुशी लड्डू खाया। मेरी माँ कहने लगी, इस सोमवार को तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है। और ये सुनकर तो मेरे गले से नीचे उतरने वाला मोतीचूर का लड्डू मुझे कड़वा लगने लगा था, क्योंकि शादी का नाम सुनकर ही मैं चौंक उठा था। अभी भला मेरी उम्र ही क्या थी, मैं तो अभी शादी के बारे में सोचता भी न था। मैंने कहा, माँ मेरी शादी की कोई उम्र नहीं है, बहन की है, उसकी शादी करो। मेरी माँ कहने लगी, तेरी उम्र नहीं है, लेकिन शुभांगी की तो है, और फिर तुझे पता है कि हमारी बिरादरी में बट्टे सट्टे की शादी होती है। खैर मैंने अम्मा से बहुत इनकार किया, क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि शुभांगी मेरे होने वाले जीजा से बड़ी है। मैं भला क्यों एक बेजोड़ रिश्ते के बंधन में बंधता। रात को जब मैंने पापा के सामने इनकार किया तो वो भी मुझे बुरा भला कहने लगे। तू नहीं चाहता कि तेरी बहन की जिंदगी सवर जाए? कमबख्त, तुझे पाल पोस कर इसलिए तो बड़ा नहीं किया था। मैंने कहा, आपने मुझे पाल पोस कर शायद इसलिए बड़ा किया था ताकि बहन की खातिर मुझे कुर्बान कर दिया जाए। मेरी बात सुनकर पापा ने मेरा कान पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ दिया था। कहने लगे, मुझे पता है तेरे मुंह में जो ये 100 गज लंबी जबान है, ये किसकी वजह से आई है। फिर वो मेरी बहन पर चिल्लाने लगे कि मैं नहीं कहता था तुझे कि इसे स्कूल में दाखिला मत करवा। ये जरा सा सर ऊंचा निकालेगा और हमारा बाप बन बैठेगा। देख लिया, अगर मेरे साथ खेतों में हल चलाता तो अकड़ ठिकाने रहती इसकी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, और ये इच्छा मेरी बहन की वजह से पूरी हुई थी। पापा इस हक में बिल्कुल न थे, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि इसे आप स्कूल में दाखिला करवा दें। मैं बड़ी मेहनत से हर साल पूरे स्कूल में पोजीशन लेता था, और अभी मेरे बोर्ड के पेपर बड़े अच्छे हुए थे। मेरी इच्छा थी कि मैं 10वीं क्लास के बाद शहर जाकर वकालत पढ़ूं और एक कामयाब वकील बनकर अपने गांव के ये पुराने रस्म रिवाजों को ख़त्म कर दूं। लेकिन मेरे ख़ानदान बिरादरी के इन रीति रिवाजों ने तो जैसे मेरे सारे ख्वाब ही चकनाचूर कर दिए थे। वो बहन जो अब तक मेरा साथ दे रही थी, आज वो भी मुंह फुला के अपना रुख मोड़कर बैठ गई थी, क्योंकि मेरे इनकार पर उसका रिश्ता भी टूट जाता, जो कि मेरी बहन का बहुत ही पसंद का रिश्ता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जोड़ का रिश्ता था। हमारे ख़ानदान में जोड़ के रिश्ते बहुत ही कम मिलते थे। बट्टे सट्टे की शादी का रीति रिवाज था। अगर बहन की जिस घर में शादी होती उसी घर में भाई की भी शादी होती, या जिस घर में भाई की शादी होती उसी में बहन की होती। मुझे अपने बहन की खुदगर्जी पर अफसोस हुआ था। खैर मैंने खाना पीना छोड़ दिया कि शायद मेरे पापा और मेरी माँ को अपने इकलौते बेटे का ख्याल आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पापा ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी शादी शुभांगी से हर हाल में करूँगा, और ख़बरदार जो पंडित जी के सामने तुमने कोई भी तमाशा लगाया।
जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैं बहुत रोया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मेरे लिए सबसे अच्छे और नए कपड़े निकाल कर रखे थे। मैंने कपड़े पहने तो मेरी कंघी भी मेरी माँ ने की थी, मेरे ऊपर परफ्यूम भी लगाया था। बहुत ही सादगी से शुभांगी की और मेरी शादी हो रही थी। हमारी शादी के बाद ही मेरी बहन की शादी हो सकती थी। मेरी माँ कहने लगी, कैसा गबरू जवान लगता है मेरा बेटा, कौन कह सकता है ये 15 साल का है। अब मेरी माँ ने तो यही कहना था, मुझसे दुगनी उम्र की औरत से मेरी शादी जो करवा रही थीं। खैर, मेरी शादी शुभांगी के साथ कर दी गई। गांव के जागीरदार की बड़ी सी हवेली के बड़े से आंगन में शादी का फंक्शन रखा गया था। वहीं से मेरी बहन ने भी विदा होकर अपनी ससुराल चले जाना था। शुभांगी ने मेरे घर आना था। मैं जब सामने बैठी अपनी दुल्हन को देखा तो मेरा जी चाहा मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं। वो मेरी पत्नी कम और मेरी माँ ज़्यादा लग रही थी। अगर पापा को बट्टे सट्टे की शादी का इतना ही शौक था तो खुद उस औरत से शादी कर लेते। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। मेरे दिल में तो उस औरत के लिए नफरत बैठ गई थी। विदा होकर शुभांगी मेरे घर आ गई तो मेरी माँ ही शुभांगी को मेरे कमरे में बैठा गई थी, लेकिन मेरा कमरे में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरा दिल उस औरत की तरफ खिंच ही नहीं रहा था। ना मुझे शादी का शौक था। मेरे तो कुछ और ही सपने थे जो टूट चुके थे। और एक सच्चाई ये भी थी कि मुझे इस रिश्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि कभी मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात आई ही नहीं थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कमरे के अंदर जाऊं, और दूसरा मुझ पर डर भी सवार था कि कमरे में जाकर करूंगा क्या, क्योंकि मैं हर बात से अनजान था। आज तक मैंने कभी किसी लड़की को ऐसी नज़र से नहीं देखा था। मेरी माँ कमरे से बाहर आई तो मेरे पास आकर बैठ गईं। कहने लगीं, जाओ कमरे में, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने अपनी अम्मा को शिकवा भरी नज़रों से देखा था। खैर, कमरे में तो मुझे मजबूरन जाना ही था। मेरी माँ मुझसे कहने लगीं, मैंने कमरे में दूध का गिलास रख दिया है, वो ज़रूर पी लेना। बादाम पिस्ते वाला दूध है, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। मैं अपने कमरे में चला गया तो वो औरत जो घूंघट निकाले बैठी हुई थी, मुझे उस पर भी अफसोस हो रहा था कि कैसी अजीब औरत थी। शादी के नाम पर एक 15 साल के बच्चे से क्या उम्मीद रखे हुए थी कि मैं चलकर उसके पास आऊँगा, बेड पर बैठूंगा, उसका घूंघट उठाऊंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसके हाथ में अंगूठी पहनाऊंगा, और फिर उसके बाद उसके आगे तो मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था। मुझे नहीं मालूम था कि उसके आगे क्या करना होता है। अगर उस औरत को इस बात की जानकारी हो जाती कि मुझे कुछ पता नहीं है तो वो मेरा मजाक उड़ाती रहती। मुझे याद आने लगा, एक बार मेरे मामा की शादी हुई थी तो उनके दोस्त यही कह रहे थे कि पहली रात पत्नी पर कभी भी ये जाहिर मत करना कि तुम अनाड़ी हो, वरना सारी जिंदगी वो तुम्हें ताने देती रहेगी। मैं उस समय इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। घूंघट उठाने का मेरा कोई इरादा न था, क्योंकि मैं उसकी शक्ल पहले ही देख चुका था। मैंने कहा, बात सुनो मेरी, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मेरी तुमसे शादी ज़बरदस्ती कराई गई है। ना तो तुम मुझे पसंद हो, ना ही मैं तुम्हें कभी अपनाऊंगा। अपनी उम्र देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए थी? मेरी बात सुनकर उसने खुद से अपना घूंघट उठा दिया, लेकिन बोली कुछ नहीं। मैंने बड़े गुस्से से और रौब जमाने के अंदाज में बात की थी। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे ये भी कह दिया कि सुबह सबके सामने वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी जो अभी हमारे बीच हुई है। तुम यही कहोगी कि सब ठीक है। ये कहकर मैंने अपना तकिया उठाया और ज़मीन पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगी, सुनिए, बेशक उम्र में आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन रिश्ते में आपका स्थान बहुत बड़ा है, इसलिए आप बेड पर सो जाएं, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगी। मुझे तो लगा था कि बड़े घर से आई है, मेरी बात पर मुझ पर भड़क ही ना उठे। फिर मेरी उम्र में भी मुझसे दुगनी है तो कहीं मुझे डांट ही ना दे। लेकिन उसने तो बड़े आराम से मुझसे कहा था। मैंने भी सोचा कि मैं मर्द हूँ, बेशक कम उम्र हूँ, लेकिन हूँ तो उसका पति ही। मैं ज़मीन पर क्यों लेटूँ? मैंने अपना तकिया उठाया और बेड पर लेट गया। उसने चादर बिछाई और अपना तकिया नीचे रखकर खुद वॉशरूम में चली गई। सादा से कपड़े पहनकर वो बाहर आई थी, जमीन पर जाकर सो गई। मैंने तो भगवान का धन्यवाद किया था। सुबह हुई तो कमरे का दरवाज़ा खटकने लगा था। दस्तक सुनते ही वो फौरन से उठकर बेड पर आ गई, अपना तकिया रखने लगी। फिर अपने लंबे घने बालों को समेटकर उसने जूड़ा बनाया और दरवाज़ा खोल दिया। मेरी माँ बाहर खड़ी थी। मेरी माँ ने उसके सर पर प्यार किया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगी, आकाश तुम भी उठो, मैंने नाश्ता बना दिया है। बाहर सारे खानदान वाले इकट्ठे हैं, मिलकर ही सबने नाश्ता करना है, इसलिए तैयार होकर बाहर आना।
वो कहने लगी, जी जरूर। फिर मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारी माँ ने जो सोने का सेट तुम्हें चढ़ाया था उसके कड़े बड़े भारी थे, ऐसा करो वो पहन लेना। बस इस बात पर भी उसने हाँ में ही सिर हिला दिया। मैं भी उठकर तैयार हो गया। सारे खानदान के सामने मैं अपनी पत्नी के साथ ही बैठा था, उसके साथ ही नाश्ता किया था। मेरी बहन भी शादी के 4-5 दिन बाद घर पर मिलने आई तो बहुत खुश थी। उसका घर भी बस गया था और मेरी जिंदगी में भी सुकून आ गया था। शुभांगी ने बहुत जल्दी ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। मेरा भी सारा काम वो अपने हाथों से करती थी और मुझे कुछ कहती भी न थी। मैंने सोचा, मैं तो यूं ही इतना डर रहा था, शायद ये तो मेरे रौब में आ गई है। मैंने 10वीं क्लास पास की तो मेरा A1 ग्रेड बना था। मैं बहुत खुश था। खुश तो मेरे माँ बाप भी बहुत थे, शुभांगी भी खुश थी। लेकिन जब मैंने पापा से कहा मुझे वकालत पढ़नी है और मैं शहर में जाकर कॉलेज में दाखिला लूँगा और वहीं हॉस्टल में रहा करूँगा, तो पापा ने साफ मना कर दिया। कहने लगे, बस 10 क्लासें पढ़नी बहुत हैं, कल से खेतों में आकर मेरा हाथ बटाओ। अब तू घरदारी वाला हो गया है, आज पत्नी है कल बच्चे भी होंगे। तू वहाँ पढ़ाई करेगा तो क्या यहाँ तेरे बीवी बच्चों को मैं पालूंगा। मैं उस समय तो खामोशी से कमरे में चला गया। मैं जानता था कि शुभांगी बड़े घर से आई है, इसलिए माँ उसके सामने कुछ दबती थीं। फिर मेरी बहन उसके घर में बहुत खुश थी, इसलिए मेरी माँ की कोशिश होती कि शुभांगी की कोई बात टाली न जाए ताकि मेरी बहन अपने घर में खुश रहे। इसलिए जब शुभांगी रात को मेरे कमरे में आई और ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछाने लगी तो मैंने कहा, देखो मेरी बात सुनो, पापा तुम्हारी बात नहीं टालेंगे और ना ही मेरी माँ तुम्हारी बात पर इनकार कर सकती हैं। तुम लोगों को कहो कि मुझे कॉलेज में पढ़ने की अनुमति दे दें। वो कहने लगी, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, मैं पापा जी और माँ जी को मना लूँगी। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ और फिर वही हुआ। मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन शुभांगी ने मम्मी पापा को इस बात पर राजी कर लिया कि मैं शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूं। मैं शहर आ गया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया और हॉस्टल में रहने लगा। अब तो मैं महीने के बाद ही एक दिन के लिए गांव जाता था और फिर दोबारा शहर आ जाता। समय यूं ही गुजरने लगा। मैंने वकालत की डिग्री भी हासिल कर ली। हालांकि मैं नया नया वकालत के काम में आया था, लेकिन मैं अपने केस पर इतनी मेहनत करता कि जीत को अपना मुकद्दर बना लेता था। इसलिए बहुत जल्दी ही मैंने शोहरत हासिल कर ली थी। जैसे जैसे मैं मशहूर होने लगा था, सब लोग मेरे गुण गाने लगे थे। मैंने अपनी फीस भी बढ़ा ली थी। अब तो मैं लाखों में खेलता था और मैं लोगों का जो केस लेता उसे डंके की चोट पर जीत कर दिखाता था। मैंने शहर में एक बड़ा सा घर ले लिया क्योंकि मेरे काम शहर में ही थे। मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन इन 7 सालों में मैंने कभी अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं था। मैं जब भी शुभांगी के साथ कमरे में होता उससे अलग ही सोता था। हालांकि मुझे शुभांगी की आंखों में कुछ ऐसा दिखाई देता जो मैं देखकर भी अनदेखा कर देता था। हालांकि जब उसकी मुझसे शादी हुई थी वो 28 साल की थी, जवान थी, उसे बुढ़ा नहीं कह सकते थे। उसके भी कुछ जज्बात, कुछ अरमान थे, लेकिन उसकी आधी जवानी शादी के इंतजार में गुजर गई थी और आधी जवानी अब मेरे इंतजार में गुजर रही थी, यूं ही बेरंग सी। इस बार जब मैं गांव गया तो मेरी माँ कहने लगी, बहुत कर ली तूने पढ़ाई, अब तू वकील भी बन गया है और अब मुझे पोते की शक्ल भी दिखा दे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अभी मेरे दिल में अपनी पत्नी के लिए कोई भी जज्बात नहीं थे। मैंने बस इतना कहा कि ये सब भगवान के हाथ में है। मेरी माँ कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि इस औरत से तुम्हें औलाद होगी। तुम्हारी बहन की शादी भी इसी के साथ हुई थी। खैर से 3 बच्चे हैं उसके और ये कलमुही बांझ लगती है मुझे। तू ऐसा कर, शहर जाकर कोई दूसरी शादी कर ले, लेकिन इसे भी अपने साथ ले जा। इसे तू अपने रौब में रखना ताकि ये तेरी शादी का ढिंढोरा यहाँ न पीटे और तेरी बहन का घर भी बसा रहे। दूसरी शादी कर और अपना वारिस पैदा कर। ये सुनकर मुझे अपनी माँ की बात ठीक लगी। मैं भला क्यों उस बूढ़ी औरत के साथ अपनी उम्र गवाता, लेकिन उसे अपने साथ रखना भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरी बहन उसके भाई के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजार रही थी। इसलिए मैं उसे अपने साथ शहर ले गया। शुभांगी जब मेरे साथ शहर आई तो बहुत खुश थी। कहने लगी, सुनिए, मैंने समंदर के बारे में बहुत सुना है, क्या आप मुझे समंदर दिखाएंगे? मैंने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें सैर व तफरी करने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि अपने कामकाज के लिए लाया हूँ। मेरी बात सुनकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बुझ गया था, लेकिन मुझे कहाँ परवाह थी। लेकिन उसने मेरे घर को शीश महल बनाकर रख दिया था। हर चीज़ को बड़े करीने से रखती थी। घर हर वक्त साफ सुथरा रहता था। खाना बहुत ही मज़े का बनाती थी।
अभी 4-5 महीने ही गुजरे थे कि कोर्ट का एक वकील भी मेरी शोहरत से इम्प्रेस हो गया और अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता उसने खुद मांगा। उसकी बेटी भी अपने बाप के साथ मेरे ऑफिस में आई थी। वो मुझसे कहने लगा, देखो अब हम इस दौर में नहीं रहते कि तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो और मेरी बेटी का रिश्ता मांगो। मुझे तुम बहुत पसंद हो और ये मेरी बेटी है। चाहो तो इसके साथ 2-4 मुलाकातें भी कर लो, आपस में देख लो कि तुम लोगों में अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं। अगर हो जाए तो मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। उसकी लड़की बेहद खूबसूरत थी, मुझे अच्छी भी लग रही थी, इसलिए मैंने 2-4 बार उसके साथ रेस्टोरेंट में मुलाकात भी कर ली। मैंने उसके बाप से कहा कि मुझे शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी 40 साल की है और ये शादी हमारे ख़ानदानी रीति रिवाज की वजह से बट्टे सट्टे की बुनियाद पर की गई है। मैंने आज तक अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन मेरी बहन बदले में उसके भाई के साथ ब्याही गई है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अगर आपको मैं अपनी पत्नी के साथ स्वीकार हूँ तो फिर मुझे भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं। वो वकील कहने लगा कि मैं अपनी बेटी से पूछ कर बताऊँगा। अगर वो मान गई तो मैं अपनी बेटी के नाम एक घर भी कर दूँगा। मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं भी महीने के लाखों कमाने लगा था। और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी उस वकील की बेटी, जिसका नाम कंगना था, उससे हो गई। जब मैं कंगना को अपने घर लाया तो शुभांगी उसे देखकर हैरान रह गई थी। पहली बार मैंने उसकी आंखों से आंसू बहते देखे थे, लेकिन वो अब भी चुप थी। मुझे कंगना को एक साथ देखकर और कंगना को दुल्हन के कपड़ों में देखकर वो समझ गई थी कि उसकी वो क्या लगती है। वो दरवाजे से फ़ौरन पीछे हट गई और फ़ौरन से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कंगना को दूसरे कमरे में ले आया। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कंगना के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। हम रात को देर तक पार्टी में जाते, घूमते फिरते। मैं हनीमून के लिए कंगना को शिमला भी लेकर गया। 1 महीने के बाद वापस आया था। शुभांगी मेरे घर में ऐसी थी जैसे कोई फालतू सामान हो, जैसे कोई नौकरानी हो। कंगना तो अक्सर ही उस पर रौब भी जमाने लगी थी, उससे अपने सारे काम भी करवाती थी। कंगना को किसी भी तरह का कोई भी काम करने की आदत न थी। वो घर को हर समय बिखरा के रखती थी। मैं कभी कभी सोचता कि अगर शुभांगी ना होती तो घर का कबाड़ा बन चुका होता। मैं सुबह कोर्ट जाने के लिए उठता तो कंगना सो रही होती। वो पहले ही मुझे साफ कर चुकी थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं उसे कभी भी अपने किसी काम के लिए न जगाऊं। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि शुभांगी तो थी मेरे हर काम करने के लिए। लेकिन एक बार शुभांगी को बुखार हो गया। 2 दिन तक वो बुखार में पड़ी रही और कंगना ने मुझे बताया तक नहीं था। वो तो घर की बिखरी हुई हालत देखकर जब मैंने पूछा कि ये शुभांगी कहाँ है, क्या उसे नजर नहीं आता कि घर का क्या हाल है, उस वक्त कंगना अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। कहने लगी, 2 दिन से बीमार पड़ी हुई है कमबख्त, ना जाने कब उठेगी और घर साफ करेगी। मुझसे तो ये काम बाम होते नहीं। ये कहकर वो बेड पर मेरे बराबर में आकर लेट गई। जब मैंने सुना कि शुभांगी को बुखार है तो मैं बेड से उठकर खड़ा हो गया कि जाकर देखूं उसे हुआ क्या है। मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, शायद हमदर्दी थी। लेकिन जैसे ही मैं बेड से खड़ा हुआ, कंगना कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, वो बीमार है तो जाकर देखूं उसे हुआ क्या है, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर दिन के समय मुझे मालूम होता तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता, उसे दवाई दिला देता। मेरा ये कहना था कि कंगना मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उस बुड्ढी का ख्याल रखने की, समझे? आराम से लेटे रहो इधर, मरती है तो मर जाए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम एक पल के लिए भी उस औरत के पास जाओ। मैंने हैरत से कंगना को देखा था। मैंने कहा, क्या पागल हो गई हो? अरे मैं उसे इस काबिल नहीं समझता कि उसे तुम्हारे जैसा स्थान दे सकूं। लेकिन खैर, वो इंसान तो है ना। अगर बीमार हुई है तो उसे दवा तो लाकर देनी होगी। अगर हम घर में किसी नौकरानी को भी रखते तो बीमारी में उसे भी पूछना पड़ता। ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। जब मैं शुभांगी के कमरे में गया तो वो बुरी तरह से कांप रही थी और ये देखकर मैं घबरा गया था। जब मैं उसके पास गया, उसके माथे को छूकर देखा तो वो बुखार में तप रही थी। मैंने जल्दी से बुखार की दवा ली। फिर मैं जल्दी से किचन में गया, दूध निकाला और दूध गर्म करके मैं शुभांगी के कमरे में चला आया। मैंने उसे सहारा देकर बिठाया और उसे दूध पिला दिया। उसके बाद मैंने उसे दवा खिलाई। मेरी इतनी सी हमदर्दी पर ही शुभांगी के उतरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी, आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, आपने क्यों परेशानी उठाई? मैं खुद ही ठीक हो जाती। मैंने कहा, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें बुखार है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि अचानक एक जोरदार झटका मेरे दिल को लगा था। उसका हाथ बुरी तरह से आग की तरह तप रहा था।
न जाने कब और क्यों वो मेरे साथ लगकर रोने लगी और मैं यूं था कि जैसे सांस लेना भूल गया था। आज तक मैंने उसे कभी उंगली भी नहीं लगाई थी और आज वो मेरे सीने से लगी हुई थी। वो रोते हुए कहने लगी, मैं थक चुकी हूँ आकाश, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे दिल में बहुत। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। कंगना दरवाजे के पास खड़ी थी और ये देखकर कंगना तो आग बबूला हो गई। हालांकि जैसे ही दरवाज़ा खुला था मैं चौंक सा गया था और वो भी फौरन मुझसे पीछे हट गई थी और अपने आंसू पोंछने लगी थी। कंगना मेरे पास आई, कहने लगी, तो ये हमदर्दियाँ जता रहे थे तुम इस बुढ़ी खुसट के साथ? उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। खबरदार, जो मैंने तुम्हें दोबारा इस औरत के पास भी देखा तो। कंगना मुझसे बहुत लड़ती झगड़ती थी। मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझ रही हो, लेकिन वो तो कुछ भी सुनने को तैयार ही न थी। मुझसे कहने लगी, तलाक दो उस औरत को या उसे गांव छोड़ आओ। मैं उसे अब एक पल के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने उसे कहा कि मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, ये औरत मेरी मजबूरी है। मेरी बहन का घर बसा हुआ है इसी औरत की वजह से। अगर मैं इसे गांव में भेज दूं और किसी को भनक भी पड़ गई कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो मेरी बहन का पति भी उसे छोड़ देगा या उसके लिए सौतन ले आएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने कंगना को चुप करवाया था। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन कंगना अभी तक उम्मीद से नहीं हुई थी। मैंने जब उससे कहा कि वो डॉक्टर को दिखाए, हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। कहने लगी, किस लिए? मैंने कहा, मुझे बारिश चाहिए, औलाद चाहिए, और किस लिए? वो कहने लगी, देखो मैं अभी ये बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अभी 5-6 साल तो मैं लाइफ को एंजॉय करूंगी, ये बच्चे मैं पैदा नहीं करूंगी। कंगना नाक भौं चढ़ाते हुए मुझसे कहने लगी। मैंने कहा कि मेरी माँ को पोता या पोती चाहिए और तुम कह रही हो कि तुम औलाद पैदा नहीं करोगी। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ के कहने पर अपना फिगर खराब नहीं कर सकती। दोबारा तुम मुझसे बच्चों के बारे में बातचीत भी मत करना। मैं अपनी मर्जी और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहती हूँ। अब कंगना अकेली ही पार्टियों में जाती थी और तब मुझे मालूम हुआ कि उसके दोस्तों में काफ़ी लड़के भी थे। मैंने इस बात पर एतराज़ किया तो वो कहने लगी, खुद तुमने एक और पत्नी पार रखी है और मुझे तुम किसी भी लड़के से बात करते हुए भी नहीं देख सकते। देखो, ये पुरानी तरह की पाबंदियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारे सर्कल में ये सब चलता है। मैं चुप हो गया। एक बार कंगना मुझसे कहने लगी कि वो वर्ल्ड टूर पर अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती है। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम्हारे दोस्तों में तो लड़के भी हैं और औरतें भी हैं, तुम अकेली उनके साथ वर्ल्ड टूर पर जाओगी? वो बोली, हाँ तो क्या हुआ, सब जाते हैं और मैं इनकार नहीं सुनूंगी, और अगर तुमने इनकार कर भी दिया तब भी मैं ज़रूर जाऊंगी। मैं जब उसके बाप से ये बात की तो वो भी यही कहने लगे कि तुम मेरी बेटी पर पाबंदियाँ नहीं लगाओ, वो जाना चाहती है तो जाने दो। कंगना की बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ने लगी थीं। मैंने पहले उसे बहुत रोका, लेकिन वो रोज़ मुझसे इस बात पर झगड़ने लगी थी, तो तंग आकर मैंने भी उससे कह दिया कि वो चली जाए। उसे मेरी नाराज़गी की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसे मेरी भी कोई परवाह न थी। वो चली गई। लेकिन उन्हीं दिनों शुभांगी बहुत बीमार रहने लगी थी। पहले से काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी। रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। आंखों के नीचे गड्ढे भी पड़ गए थे। हर वक्त उसे बुखार रहने लगा था। मैं जब उससे कहता कि चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूं, तो वो मना कर देती। बुखार होने के बावजूद वो मेरे सारे काम करती थी। एक बार मैं अपना एक केस रात के समय स्टडी कर रहा था जब मुझे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैं अपने स्टडी रूम से बाहर आया। शुभांगी के कमरे से मुझे सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो अपने बेड पर बैठी रो रही थी। उसने अपना सर घुटनों में दे रखा था, लगातार रोए जा रही थी और खुद से ही कुछ बातें कर रही थी। मैंने ध्यान से सुना। वो कह रही थी, मेरा क्या दोष था, मेरी शादी ज़बरदस्ती आकाश के साथ करा दी गई। मुझे भी तो ये इन पुरानी रीति रिवाज के भेंट चढ़ा दिया गया। मेरी शादी की उम्र इसलिए निकल रही थी क्योंकि मेरे जोड़ का कोई रिश्ता नहीं था। जहाँ मेरे भाई का रिश्ता तय होता वहाँ मेरे लिए कोई लड़का नहीं होता, और जहाँ मेरा रिश्ता तय होता वहाँ मेरे भाई के लिए लड़की ना होती। और इसीलिए मेरी उम्र निकलती जा रही थी, और भाई को जो लड़की पसंद आई उसका भाई 15 साल का था। और ये सुनकर मेरा दिल भी टूट गया था। मैं भी चाहती थी कि मेरा हम सफ़र मुझसे बड़ा हो, जिसके साथ मैं ज़िंदगी का सफ़र गुजारती, लेकिन वो क्या मेरे जज्बात को समझ सकता था। वो तो खुद 15 साल का था। भाई का घर बसाने की खातिर मैंने भी कुर्बानी दे दी ताकि मेरे भाई का घर बस जाए।
मेरी तो शादी की उम्र निकलती जा रही थी, 28 साल की हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे चक्कर में मेरा भाई भी सारी उम्र कुंवारा बैठा रह जाए। मेरी सास दिन भर मुझसे घर के सारे काम करवाती, लेकिन शाम को मर्दों के सामने यूं जाहिर करती जैसे कि मेरा बड़ा ख्याल रखती है। मेरे पास कोई भी ऐसा न था जो मेरे दुख सुख का साथी होता, दोस्त होता, जिससे मैं दिल की बात करती, जो मेरा हमसफ़र होता। मेरा पति तो मेरे पास बैठना भी पसंद नहीं करता था। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसे उसकी उम्र की लड़की भी मिल गई, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। हे भगवान, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? क्या तूने मेरा कोई साथी नहीं बनाया था? और फिर बनाया था तो इतना कम उम्र कि मैं जिससे दिल की बात भी ना कर सकती थी। मुझे आकाश से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन रस्मों रिवाजों से ज़रूर है, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरा क्या कसूर है? उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुकी हूँ, मुझे एक साथी की ज़रूरत है, जिसके कंधे पर सर रखकर मैं अपना हर गम भुला सकूं। और शुभांगी की बातें सुनकर तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अगर जुल्म मेरे साथ हुआ था तो जुल्म तो उसके साथ भी हुआ था। आखिर उसके दिल में भी ये इच्छा होगी कि उसका पति उसका हमउम्र होता या उससे कुछ ही साल बड़ा होता, जो उससे मोहब्बत करता, उसे औलाद देता, उसके साथ मोहब्बत और हमदर्दी वाला व्यवहार रखता। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था, मगर बदले में उसने मेरे घर वालों को संभाला जरूर था। मैं उसके पास आ गया। मुझे देखकर वो घबरा गई थी। कहने लगी, आप और यहाँ? उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और सिमट कर बैठ गई। मुझसे पूछने लगी, कुछ चाहिए था आपको? मैंने उसका हाथ थामा और उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैंने उसको अचानक ही अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। ये सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी, आकाश, मुझे अपनी ज़िंदगी से बस कुछ दिन दे दो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी, लेकिन मैंने उसे उस वक्त इनकार नहीं किया। वो मुझसे उम्र में दुगनी थी, खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन मुझे यूँ बात करती जैसे मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ। मैंने आज तक उसकी ज़बान से अपने लिए तुम का शब्द भी नहीं सुना था। और उससे उलट कंगना थी, जो मुझसे उम्र में 5 साल छोटी थी, लेकिन मुझसे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी और तुम करके बात करती थी। उसकी नज़र में मेरे लिए कोई सम्मान ही नहीं था। जब तक कंगना घर पर नहीं थी, मैंने शुभांगी के साथ बहुत अच्छा समय गुजारना चाहता था। पता नहीं क्यों अब मेरा दिल शुभांगी की तरफ खींचने लगा था। मेरा जी चाहता मैं हर वक्त उसके पास बैठा रहूं, उससे बातें करता रहूं, लेकिन उसका मौका भी मुझे बहुत कम मिला था। 15 दिन के बाद ही शुभांगी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई, मेरे होश उड़ के रह गए थे। उसे कैंसर हो चुका था और आखिरी स्टेज पर था। उसका इलाज मुमकिन न था, बस कुछ ही दिन की मेहमान थी। ये सुनना था कि मैं एकदम से परेशान हो उठा था। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है उसके साथ। 4 दिन मैंने उसके साथ गुजारे थे। वो कहने लगी, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट मत करवाना, मैं आखिरी पल भी आपके साथ जीना चाहती हूँ। जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं तो उसका सर मेरी गोद में था और मेरा हाथ उसने थाम रखा था। आखिरी शब्द उसकी ज़बान पर यही थे कि आकाश, आप मुझसे खुश तो हैं ना? मैंने आपके साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरी समय में भी उसे मेरी ही चिंता थी। मैंने उसे दिया ही क्या था, सिवाय कुछ दिन की मोहब्बत के? उसने मेरी गोद में दम तोड़ दिया था। मैं नहीं जानता था मुझे क्या हुआ, लेकिन मैं फूट फूट के रो रहा था। मुझे लगा मेरी दुनिया तो अब उजड़ी है। शुभांगी के अंतिम संस्कार के बाद मैं घर लौटा तो मुझे पूरा घर काट खाने को दौड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं अधूरा रह गया हूँ। कुछ दिन बाद ही कंगना वापस आ गई थी। शुभांगी के बारे में सुनकर उसे कोई दुख नहीं हुआ था, बल्कि उसने तो भगवान का धन्यवाद किया कि उससे जान छूटी थी। लेकिन मेरे दिल की तो दुनिया ही बदल चुकी थी। मैं अक्सर अब फ्री समय में शुभांगी की तस्वीर से बातें किया करता हूँ और उससे माफ़ी मांगता रहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि कसूरवार कौन था, मैं, हमारा समाज या ये रीति रिवाज, जिसने शुभांगी जैसी ना जाने कितनी औरतों की जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया है। मेरा आपसे सवाल है कि आप बताएं, दोषी कौन था, मैं या फिर ये रीति रिवाज? दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।